हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के आधुनिकता बोध वाले सेक्शन को देखने वाले हैं। अगर हम विषय सूची की बात करें तो विषय सूची से हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास, और इसके बाद हमने खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, इस सेक्शन से हमने निबंध साहित्य का विकास, इसे कंप्लीट कर लिया था। हिंदी आलोचना का विकास, इस सेक्शन को भी हमने कंप्लीट कर लिया था। हिंदी आलोचना का विकास के बाद हमने हिंदी उपन्यासों का विकास, इस सेक्शन को स्टार्ट किया था। इस सेक्शन से भी हमने कुछ सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। आखिरी जो इसका सब सेक्शन है यानी प्रेमचंदोत्तर उपन्यास आधुनिकता बोध के विविध स्तर, तो थंबनेल पे आप जहाँ भी देख रहे हैं प्रेमचंदोत्तर उपन्यास और आधुनिकता बोध, तो आप यही समझेंगे कि इस वाले सेक्शन को मैं उसमें कवर कर रही हूँ। ठीक है, आप इस वाले सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेकर के भी चीज़ों को देख सकते हैं, या फिर किसी भी वीडियो को जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आप विषय सूची वाला जो वीडियो है उसे ज़रूर देख लीजिए और उसका स्क्रीनशॉट एटलीस्ट आप अपने पास रख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट रखने से ये होगा कि आप जब वीडियो को देखेंगे तो आपको एटलीस्ट ये होगा कि हमने ये वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, या इस रचनाकार को हमने उससे संबंधित जो विषय वस्तु है उनकी उसको हमने देख लिया है, यानी उपन्यासों की जो विषय वस्तु है उनके उपन्यासों की उसको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो वो आपके लिए ही आसान होगा। अगर हम बात करें आज के इस वीडियो में हम कहाँ से प्रारंभ करने वाले हैं, तो आज के वीडियो में हम मिथिलेश्वर से प्रारंभ करने वाले हैं। इससे पहले के जितने रचनाकार हैं हमने उसको विविध अलग अलग वीडियोस में कवर कर लिया है। ठीक है, आधुनिकता बोध के कम से कम 3 से 4 या 6 से 7 वीडियोस होंगे, आप उनमें देखेंगे तो ये सारे रचनाकार आपको वहाँ मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम मिथिलेश्वर से प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद कुछ 2 से 3 वीडियोस, मुझे लगता है शायद 2 वीडियोस और लगेंगे, तो फिर हमारा ये जो आधुनिकता बोध के विविध स्तर में जो पुरुष रचनाकार है उनका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। महिला उपन्यासकार जो हैं इनसे भी संबंधित 5 से 6 वीडियोस और लगेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा हिंदी कहानी का विकास, ये वाला जो सेक्शन है वो स्टार्ट होगा। तो जल्दी कोशिश करते हैं हम, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम भी आ रहा है ना। आप लोगों का है, हायर का है, या अगर जीडीसी का है तो आप उसके लिए भी देख सकते हैं, या जिन्होंने आरपीएससी या आरपीएससी का तो एग्ज़ाम हो गया है खैर। ठीक है, अगर एमपीपीएससी के लिए अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो वहाँ पे भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है मिथिलेश्वर से हम प्रारंभ करेंगे। और अगर हम देखें तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही कहा है कि हम पूरे बुक को नहीं पढ़ा सकते हैं यूट्यूब पे, तो ये एक व्यवस्था कह सकते हैं फ्री क्लासेस की ये है। तो अगर आप फ्री क्लासेस में चीज़ों को देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इसको इस रूप में समझना होगा। ठीक है, कि आपको जिस तरीके से ये चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपका कुछ भी पोर्शन छूटेगा नहीं, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। ठीक है, और कोई भी पोर्शन मैंने स्किप नहीं किया है। बुक में जो भी कुछ है, अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से भी चीज़ों को रिलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर बुक नहीं है तो निश्चिंत रहिए, आपका जो सेक्शन है बुक से वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आप बस भरोसा रखकर इसे पढ़िए और अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मिथिलेश्वर से। मिथिलेश्वर के कुछ उपन्यास हैं जो आधुनिकता बोध से संबंधित है। पहला है झुनिया, प्रकाशन वर्ष है 1980। दूसरा है युद्धस्थल, प्रकाशन वर्ष 1981। प्रेम ना बाड़ी उपजे, प्रकाशन वर्ष 1995। यह अंत नहीं 2000। सुरंग में सुबह 2003। माटी कहे कुमार से 2006। तेरा संगी कोई नहीं 2018। संत ना बांधे गाठड़ी, प्रकाशन वर्ष 2020। पहरुआ जन 2023 प्रकाशन वर्ष। ठीक है, तो ये कुछ उपन्यास है मिथिलेश्वर के। अगर हम प्रश्न को देखें तो प्रश्न है, मिथिलेश्वर के किस उपन्यास में ग्रामीण समाज में विधवाओं को डायन कहकर प्रताड़ित करने और उनकी हत्या की सामाजिक बुराई को चित्रित किया गया है? ऑप्शन है झुनिया, ऑप्शन बी है युद्धस्थल, ऑप्शन सी है सुरंग में सुबह, ऑप्शन डी है माटी कहे कुमार से। तो मिथिलेश्वर के जिस उपन्यास में विधवाओं को डायन कहा गया है वो उपन्यास है युद्धस्थल। अब अगर हम देखें तथ्य के रूप में तो युद्धस्थल की जो विषय वस्तु है हम उसे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके उपन्यास यानी मिथिलेश्वर के उपन्यास प्रायः बिहार के गांवों को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। गांवों में प्रायः असहाय विधवा और वंध्या औरतों को डायन कहकर उपेक्षित किया जाता है और उनकी हत्या तक कर दी जाती है। अब हम जिस उपन्यास के विषय में इस प्रश्न में पढ़ रहे थे उस उपन्यास की विषय वस्तु को भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो उपन्यास इनका है युद्धस्थल। युद्धस्थल में दूधना चौधरी रामशरण बहू को डायन करार देकर, यानी दूधना चौधरी इसके एक पात्र हैं, रामशरण भी एक पात्र हैं, और उनकी जो बहू है जिसको डायन करार दिया जा रहा है वो भी एक पात्र है। ठीक है,
तो युद्धस्थल में दूधनाथ चौधरी रामशरण बहू को दायन करार देकर अपने पुत्र की मृत्यु का कारण बनता है। गांव के ओझा उसके इस विश्वास को पुष्ट कर देते हैं। वह रात के अंधेरे में असहाय अकेली विधवा रामशरण बहू की हत्या करा देता है। लेकिन अब गांव जाग रहा है। गांव के नौजवान दुखन, बौद्धा और पुस्तकालय की बैठक के लड़के इस घोर अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होते हैं। इस प्रकार उपन्यास लेखक के उद्देश्य की पूर्ति करते हुए समाप्त होता है। ठीक है, तो विषय वस्तु क्या है इस उपन्यास की कि गांव में आज भी जिस तरीके से कुछ स्त्रियों को, यानी या तो उनकी कुछ क्रियाकलाप के कारण या फिर कह सकते हैं आपसी बैर के कारण ऐसी स्त्रियों को क्या कह दिया जाता है, डायन कह दिया जाता है। और फिर उसके ऊपर जो शोषण या अत्याचार होता है उसको मिथिलेश्वर ने अपने इस उपन्यास में स्थान दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रकाशन वर्ष 1995 के माध्यम से मिथिलेश्वर ने प्रेम के किस पक्ष को उजागर किया है? ऑप्शन है प्रेम की दिव्यता और अमरता को, ऑप्शन बी है प्रेम की वर्गगत भिन्नता और खुरदरा यथार्थ को, ऑप्शन सी है प्रेम की आध्यात्मिक शक्ति को, ऑप्शन डी है प्रेम की काल्पनिक दुनिया को। प्रेम ना बाड़ी उपजे के माध्यम से मिथिलेश्वर ने प्रेम के किस पक्ष को उजागर किया है? तो सही उत्तर क्या होगा? प्रेम की वर्गगत भिन्नता और खुरदरा यथार्थ को चित्रित किया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। प्रेम न बाड़ी उपजय के केंद्र पात्र रूपेश और शकुंतला है। जीवन यथार्थ के धरातल पर विकसित इनकी प्रेम कथा के माध्यम से लेखक ने अपना प्रेम दर्शन प्रस्तुत किया है। लेखक प्रेम की दिव्यता, अमरता आदि में विश्वास नहीं करता। लेखक की दृष्टि में वह प्रेम जिसमें प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के लिए अपने को उत्सर्ग कर देते हैं अपवाद है। वह हमारे सामान्य सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। लेखक की यह भी मान्यता है कि नारी जाति पुरुषों की अपेक्षा प्रेम को अधिक गहरे जीती है। लेखक प्रेम को वर्ग चेतना से ऊपर की चीज नहीं मानता। उसके अनुसार रूप के मादक आकर्षण से तूफान की तरह उमड़ने वाला प्रेम तूफान के गुजर जाने पर जब जीवन की खुरदरी जमीन पर स्थिर होता है तब प्रेमी युगल के वर्गगत गुणदोष और संस्कारगत भिन्नताएं उभरकर सामने आ जाती हैं। रूपेश और शकुंतला की प्रेम कहानी के माध्यम से लेखक ने इसी सत्य की पुष्टि की है। प्रेम के तूफान में रूपेश और शकुंतला घर से भाग जाते हैं। एक साल बाद रूपेश शकुंतला को कलकत्ता छोड़कर घर लौट आता है। कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। उपन्यास लेखक की अनुभूति के दबाव में नहीं लिखा गया है, बल्कि समाज में देखी सुनी घटनाओं के आधार पर प्रेम के स्वरूप के अन्वेषण की दृष्टि से लिखा गया है। इसलिए अनेक अवसरों पर कथा की सहजता और विश्वसनीयता खंडित हुई है। यह उपन्यास का कमजोर पक्ष है। इस कमजोरी के बावजूद उपन्यास चर्चित हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिथिलेश्वर का कौन सा उपन्यास बिहार के 3 गांवों खवासडीह, पहाड़पुर और रघुनाथपुर के माध्यम से ग्रामीण यथार्थ की झांकी प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है यह अंत नहीं, ऑप्शन बी है सुरंग में सुबह, ऑप्शन सी है जुनिया, ऑप्शन डी है माटी कहे कुमार से। सही उत्तर होगा क यह अंत नहीं। इस उपन्यास में बिहार के 3 गांव खवासडीह, पहाड़पुर और रघुनाथपुर के माध्यम से ग्रामीण यथार्थ को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, यह अंत नहीं उपन्यास के अनुसार बिहार के गांव में प्रतिरोध का नया स्वर कौन सा वर्ग व्यक्त कर रहा है? ऑप्शन है जमींदार वर्ग, ऑप्शन बी है शोषित और दलित वर्ग, ऑप्शन सी है शहर से आए व्यापारी, ऑप्शन डी है पुराने स्वतंत्रता सेनानी। सही उत्तर होगा शोषित और दलित वर्ग इसका विरोध कर रहा है। अगला प्रश्न है, मिथिलेश्वर का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है जिसमें राजनीति में सेक्स के इस्तेमाल और जनता की बेचैनी को दिखाया गया है? ऑप्शन है तेरा संगी कोई नहीं, ऑप्शन बी है सुरंग में सुबह, ऑप्शन सी है माटी कहे कुमार से, ऑप्शन डी है संत न बांधे गांठरी। सही उत्तर होगा सुरंग में सुबह। सुरंग में सुबह की अगर हम बात करें तो इस उपन्यास में यह उपन्यास आपका पहला राजनीतिक उपन्यास है, यानी मिथिलेश्वर का यह पहला राजनीतिक उपन्यास है। इसमें आज की राजनीति का घिनौना चेहरा बेनकाब किया गया है। राजनीति के क्षेत्र में उच्चतर पदों पर आसीन होने के लिए आज सेक्स तक का इस्तेमाल हो रहा है। गनीमत यह है कि सदियों की दबी कुचली जनता आज जाग उठी है, वह सामाजिक बदलाव के लिए बेचैन है। इस बेचैनी का तल्ख इजहार इस उपन्यास की एक बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, माटी कहे कुम्हार से प्रकाशन वर्ष 2006 उपन्यास को मिथिलेश्वर की कथा साहित्य की बड़ी उपलब्धि क्यों माना जाता है? ऑप्शन में है क्योंकि इसमें केवल ऐतिहासिक राजाओं की कथा है, ऑप्शन बी है क्योंकि यह झोपड़पट्टियों के गरीबों, ग्रामीणों और भद्र समाज के जीवन की परतों को उधेड़ता है,
ऑप्शन सी है क्योंकि इसमें केवल विदेशों की यात्रा का वर्णन है। ऑप्शन डी क्योंकि यह जासूसी विधा पर आधारित है। सही उत्तर क्या होगा? 6 का ख है, यानी क्योंकि यह झोपड़पट्टियों के गरीबों ग्रामीणों और भद्र समाज के जीवन की परतों को उधेड़ता है। तथ्य देख लेते हैं। आपका नवीनतम उपन्यास माटी कहे कुम्हार से प्रकाशन वर्ष 2006 में प्रकाशित हुआ है। 510 पृष्ठों की यह बृहत महागाथा मिथिलेश्वर के कथा साहित्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें झोपड़पट्टियों में रहने वाले गरीबों, भारतीय ग्रामीणों और शहर में रहने वाले भद्र समाज के जीवन की अंतर्कथा की परतें उधेड़ कर रख दी गई है और अंततः भारतीय लोकतंत्र की खामियों को भी उजागर किया गया है। हम कह सकते हैं कि यह 21वीं सदी के भारतीय जीवन को समग्र रूप में प्रस्तुत करने वाला अपनी तरह का अन्यतम उपन्यास है। मिथिलेश्वर एक प्रतिबद्ध लेखक है, अभी उनसे कुछ और बेहतर की आशा की जाती है। अगला प्रश्न है, संत न बांधे गांठरी प्रकाशन वर्ष है 2019 उपन्यास किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन है कृषक आंदोलन पर, ऑप्शन बी है आध्यात्मिक गुरुओं के ढोंग और उनके वास्तविक स्वरूप के अनावरण पर, ऑप्शन सी है पर्यावरण संरक्षण पर, ऑप्शन डी है अंतरिक्ष विज्ञान पर। सही उत्तर होगा आध्यात्मिक गुरुओं के ढोंग और उनके वास्तविक स्वरूप के अनावरण पर। संत न बांधे गांठरी प्रकाशन वर्ष 2019 उपन्यास में एक आध्यात्मिक गुरु की कहानी के माध्यम से इसमें उस हर असत्य से पर्दा उठाया गया है जिस पर भोले भाले लोग सहज ही विश्वास कर लेते हैं और बाद धोखा खाते हैं। उपन्यासकार के अनुसार धार्मिक ग्रंथों पर श्लोकों और चौपाई के माध्यम से अच्छी बात करने वाला ही अच्छा गुरु नहीं होता, बल्कि जो उन्हें अपने जीवन में उतार कर आदर्श प्रस्तुत करता है वही गुरु है। अगला प्रश्न है, मिथिलेश्वर के उपन्यास यह अंत नहीं में चुनिया द्वारा डकैत पर रिवॉल्वर चलाने जैसी स्थितियों को लेखक ने क्या माना है? ऑप्शन ए उपन्यास की सबसे बड़ी शक्ति, ऑप्शन बी यह अति नाटकीय और अविश्वसनीय स्थितियां या कमजोरी, ऑप्शन सी ऐतिहासिक सत्य, ऑप्शन डी धार्मिक चमत्कार। सही उत्तर होगा अति नाटकीय और अविश्वसनीय स्थितियां या कमजोरी। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। यह अंत नहीं से संबंधित प्रश्नों को हमने पहले भी देखा। यह अंत नहीं मिथिलेश्वर का सर्वाधिक प्रशंसित उपन्यास है। इसमें 3 गांवों खवासडीह, पहाड़पुर और रघुनाथपुर को आधार बनाकर बिहार के ग्रामीण जीवन की यथार्थ झांकी प्रस्तुत की गई है। खवासडीह बड़टोली और कहरटोली में बटा है। बड़टोली अभी भी कहरटोली का शोषण दमन कर रही है। पहाड़पुर में पिछड़ों का दबदबा है। रघुनाथपुर में छोटों बड़ों का पलड़ा बराबर है। इन तीनों के माध्यम से बिहार के ग्रामीण जीवन को जो चित्र उभरता है वह कुछ इस प्रकार है। गाँव में वर्ग चेतना और जाति चेतना दोनों उभार पर हैं। प्रत्येक जाति की अपनी हथियारबंद सेना है। खूनी संघर्ष से घबराकर लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। सभी में असुरक्षा का भाव है। राजनीति दिशाहीन हो गई है। वर्ग चेतना का कोई वैचारिक आधार नहीं है। चुनावों में जातिवाद, गुंडागर्दी और बूथ कब्जा का बोलबाला है। दलित चेतना भी उभरने लगी है। बिहार के गांव अब नागार्जुन या रेणु के गांव नहीं हैं। गांव में अब सभी तरह के अंतर्विरोध खुलकर सामने आ गए हैं। विशेष बात यह है कि अब दलित और शोषित बचाव की मुद्रा में नहीं, प्रतिरोध की स्थिति में आ गए हैं। लेखक ने चुनिया और जोखन दंपत्ति के कथासूत्र को विस्तार देकर इस उभरते हुए प्रतिरोध को आकार देने की कोशिश की है। इस उपन्यास में भी अनेक संदर्भ और प्रायोजित और अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं। विशेषतः चुनिया और जोखन से संबंधित संदर्भ सूत्र कहीं कहीं आकस्मिक और अति नाटकीय स्थितियां जैसे दुर्दांत छेदी डकैत पर चुनिया का रिवॉल्वर चलाना और अकेले एक सिद्ध जासूस की तरह सूंघते भांपते अपना नाम पता छिपाते अंततः उसी ठिकाने पर पहुंचना जहां जालिमों ने जोखन को छिपाया था भी कथा को कमज़ोर बनाती है। इस कमजोरी के बावजूद बिहार के गांव, विशेषतः भोजपुर अंचल की बदली हुई प्रकृति का साक्षात्कार कराने में यह उपन्यास पूरी तरह समर्थ है। तो यह अंत नहीं कि विषय वस्तु जो है वो हमने देख ली। अगला प्रश्न मिथिलेश्वर से ही है। पहरुआ जन्म प्रकाशन वर्ष 2023 किस लेखक का नवीनतम उपन्यास है? सही उत्तर क्या होगा? मिथिलेश्वर। ठीक है, तो यहाँ तक जो मिथिलेश्वर से संबंधित प्रश्न हमने देखे, तो अगर हम पुस्तक में भी देखेंगे तो ये इसी रूप में आया है, यानी उनकी विषय वस्तु पहले उनके उपन्यासों का जिक्र कर दिया गया है कि ये उपन्यास है, इसका प्रकाशन वर्ष ये है, और उसके बाद उसकी विषय वस्तु बता दी गई है। तो विषय वस्तु को ही मैंने प्रश्नों के माध्यम से और तथ्य के रूप में आपके सामने रख दिया है। ठीक है, अगले रचनाकार हैं विभूति नारायण राय। विभूति नारायण राय के कुछ उपन्यास हैं।
जो आधुनिकता बोध से संबंधित है। पहला है घर, प्रकाशन वर्ष 1982, शहर में कर्फ्यू, प्रकाशन वर्ष 1986, किस्सा लोकतंत्र, प्रकाशन वर्ष 1993, तबादला, प्रकाशन वर्ष 2001, प्रेम की भूत कथा, प्रकाशन वर्ष 2009, रामगढ़ में हत्या, प्रकाशन वर्ष 2023। अगला प्रश्न है विभूति नारायण राय किस भारतीय सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं जिसका प्रभाव उनके उपन्यासों में भी दिखाई देता है। ऑप्शन है आईएएस, दूसरा है आईपीएस, तीसरा है आईएफएस और चौथा है आईआरएस। सही उत्तर होगा आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा में ये वरिष्ठ अधिकारी थे और इनके उपन्यासों में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। विभूति नारायण राय भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। लिखना आपकी मानसिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपका अनुभव क्षेत्र विस्तृत तो नहीं किंतु जितना है उसमें पर्याप्त सघनता है। आपके उपन्यास इस सघनता के द्योतक है। अगला प्रश्न है विभूति नारायण राय के किस छोटे उपन्यास यानी 107 पृष्ठ का जो वो छोटा उपन्यास है में मध्यवर्गीय परिवार के घर की गायब होती आत्मीयता को दिखाया गया है। यानी किस उपन्यास में मध्यवर्गीय परिवार की घर की गायब होती आत्मीयता को दिखाया गया है। ऑप्शन है शहर में कर्फ्यू, ऑप्शन बी है घर, ऑप्शन सी है तबादला, ऑप्शन डी है किस्सा लोकतंत्र। सही उत्तर क्या होगा इसका? ख घर। घर उपन्यास में ही आत्मीयता यानी परिवार में जो आत्मीयता होती है उसकी अभाव या उसकी कमी को दर्शाया गया है इस उपन्यास में। तथ्य देख लेते हैं। घर शीर्षक कुल 107 पृष्ठों के छोटे से उपन्यास में श्री विभूति नारायण राय ने मध्यवर्गीय परिवार की आंतरिक बुनावट को उधेड़ कर दिखाया है कि घर शब्द से जिस आत्मीयता का बोध होता था आज वह गायब हो चुकी है। इसके अतिरिक्त इसमें यह भी उजागर किया गया है कि जिस व्यवस्था में हम जीने को अभिशप्त हैं वह पूर्णतः जर्जर हो चुकी है। अगला प्रश्न है शहर में कर्फ्यू, प्रकाशन वर्ष 1986 उपन्यास का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है। प्रश्न का ऑप्शन है शहरी यातायात की समस्या, ऑप्शन बी है सांप्रदायिक दंगों और असुरक्षा के बोध का चित्रण, ऑप्शन सी है नगर निगम का भ्रष्टाचार, ऑप्शन डी है खेलों का आयोजन। शहर में कर्फ्यू का सही उत्तर हो जाएगा। मुख्य उपन्यास का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? सांप्रदायिक दंगे और असुरक्षा के बोध का चित्रण। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। शहर में कर्फ्यू में आपने दिखाया है कि हिंदू बहुल राज्य में मुसलमान अपने को असुरक्षित अनुभव करता है। यह सुरक्षा का बोध ही दंगों का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है विभूति नारायण राय के किस उपन्यास में भारतीय नौकरशाही की गैर जिम्मेदारी और भ्रष्टाचार को रेखांकित किया गया है। ऑप्शन है किस्सा लोकतंत्र, ऑप्शन बी है तबादला, ऑप्शन सी है प्रेम की भूत कथा, ऑप्शन डी है रामगढ़ में हत्या। सही उत्तर होगा ख तबादला में दिखाया गया है कि भारतीय नौकरशाही की गैर जिम्मेदारी और भ्रष्टाचारी को इसमें रेखांकित किया गया है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तबादला में आपने पूरे विश्वास से रेखांकित किया है कि भारतीय नौकरशाही आज भी गैर जिम्मेदारी, भ्रष्टाचार, अकर्मठता और स्वार्थपरकता का शिकार है। श्री राय यानी विभूति नारायण राय को अपने उपन्यासों से पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये उपन्यास यथार्थपरक और वर्तमान जीवन के सच को उकेर कर दिखाने वाले हैं। इनका एक और उपन्यास है किस्सा लोकतंत्र, उसकी विषय वस्तु भी देख लेते हैं। किस्सा लोकतंत्र में आपने यह स्पष्ट किया है कि देश में लोकतंत्र की स्थापना हुए 50 वर्षों से अधिक हो चुके हैं किंतु आज भी हम लोकतांत्रिक मूल्यों को चरितार्थ नहीं कर सके हैं। इसका प्रधान कारण केंद्र और प्रदेश की स्वार्थपरक राजनीति है। अगले रचनाकार हैं हरिचरण प्रकाश। इनका समय है 1950। इनके दो उपन्यास आधुनिकता बोध से संबंधित है। एक गंधर्व का दुःस्वप्न, प्रकाशन वर्ष 2008, दूसरा है बस्तियों का कारवा, प्रकाशन वर्ष 2023। प्रश्न देख लेते हैं। गंधर्व का दुःस्वप्न, प्रकाशन वर्ष 2008 उपन्यास के लेखक कौन है? सही उत्तर क्या होगा? हरिचरण प्रकाश। ठीक है, तो इनके विषय में इतनी ही जानकारी थी पुस्तक में, तो उससे मैंने इसी रूप में रहने दिया है। ठीक है, अगले रचनाकार हैं तरसेम गुजराल। इनके 4 उपन्यास हैं आधुनिकता बोध से संबंधित। पहला है जलता हुआ गुलाब, प्रकाशन वर्ष 1989। दूसरा है मटमैला आकाश 1996। तीसरा है उल्टे अक्षर 2008। चौथा है पंथ पंथ निहारी 2021 प्रकाशन वर्ष।
प्रश्न है, तरसेम गुजराल के उपन्यासों में इनमें से कौन सा शामिल है? ऑप्शन है जलता हुआ गुलाब, ऑप्शन बी है मटमैला आकाश, ऑप्शन सी है पंथ निहारी निहारी, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो कौन से शामिल है? उपर्युक्त सभी, यानी सभी इनके उपन्यास है तरसेम गुजराल के। अगले रचनाकार हैं शिवमूर्ति। शिवमूर्ति के 4 उपन्यास है। त्रिशूल प्रकाशन वर्ष 1993, दूसरा है तर्पण 2004 प्रकाशन वर्ष, आखिरी छलांग 2008 प्रकाशन वर्ष और अगम बहे दरियाव 2023 प्रकाशन वर्ष। शिवमूर्ति से संबंधित प्रश्न है, शिवमूर्ति के किस उपन्यास में कल्याणी नदी के तट पर बसे बनकट गांव की कथा का चित्रण है? ऑप्शन है त्रिशूल, तर्पण, अगम बहे दरियाव या नटसार। सही उत्तर क्या होगा? अगम बहे दरियाव में बनकट गांव की कथा का चित्रण है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आप एक चीज़ और भी ध्यान देंगे, जिसका भी प्रकाशन वर्ष 2023 है उसकी विषय वस्तु को आप ज़रूर ध्यान से देखें। ठीक है, या लेटेस्ट में जो भी हैं 23, 24, 25 ऐसे में अगर जो भी प्रकाशित कृतियाँ आती हैं, चाहे वो आलोचना विधा से हो, चाहे वो निबंध से हो, तो जो लेटेस्ट किताबें हैं उनकी विषय वस्तु, उनके पात्रों को और जो रचनाकार हैं उनको ज़रूर याद रखेंगे आप। ठीक है, अगर हम अगम बहे दरियाओं की बात करें तो इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं। तथ्य रूप में यहाँ है, अगम बहे दरियाओं उपन्यास में कल्याणी नदी के तट पर बसे बनकट गांव की कथा इस उपन्यास में चित्रित है। इस कथा में समूचे उत्तर भारत के किसानों और मजदूरों की व्यथा चित्रित हुई है। इस दुनिया में सब शामिल हैं, अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सभी, और सब इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। इस उपन्यास में जिंदगी के विविध रंगों, छवियों और गीत संगीत से समृद्ध लोक की छटा कदम कदम पर दिखाई पड़ती हैं और ग्रामीण जीवन के शांत सतह के नीचे खदबदाती लोभ, लालच, प्रेम और प्यार, छल प्रसंग और त्याग बलिदान की धाराएं भी जो ज़माने में बहती चली आ रही हैं, ये सब कुछ इस उपन्यास में हमको दिखाई देता है। तो शिवमूर्ति के इसी उपन्यास की विषय वस्तु को पुस्तक में शामिल किया गया है। बाकी उपन्यासों की जानकारी मात्र दे दी गई है कि इसका प्रकाशन वर्ष ये है। ठीक है, अगले रचनाकार हैं रूप सिंह चंदेल। ठीक है, पुस्तक में जिस जिस रूप में रचनाकार आए हैं मैंने उसे उसी रूप में रखा है और जिस जिस तरीके से वो प्रसंग आए हैं, यानी अगर पहले विषय वस्तु है तो पहले विषय वस्तु को डाला है, अगर पहले प्रकाशन और रचनाओं को डाला गया है तो पहले रचनाओं को ही डाला गया है। इनके कुछ उपन्यास हैं रूप सिंह चंदेल के। पहला उपन्यास है रुकेगा नहीं सवेरा, प्रकाशन वर्ष 1988, रमला बहू प्रकाशन वर्ष 1994, खुदीराम बोस प्रकाशन वर्ष 1997, पाथर टीला प्रकाशन वर्ष 1998, नटसार प्रकाशन वर्ष 2004, शहर गवाह है 2007 प्रकाशन वर्ष, गुलाम बादशाह 2004 प्रकाशन वर्ष, गलियारे 2014 प्रकाशन वर्ष, दगेल का 2017 प्रकाशन वर्ष, करताल सिंह सराफा 2017 प्रकाशन वर्ष, बस्ती बरहानपुर 2018 प्रकाशन वर्ष, कानपुर टू कालापानी। एक सेकंड, मुझे कहीं डाउट हो रहा है, नाटक हमने नहीं किया, उपन्यास में है हम अभी, उपन्यास में भी हम हैं, तरसेम गुजराल से हम आगे हैं। ठीक है, दगेल ही है। ठीक है, मुझे लगा दगेल की जगह वो कुछ और तो नहीं है। दगेल 2017, करताल सिंह सराफा 2017, बस्ती बरहानपुर, मुझे लगा बुरहानपुर होगा। ठीक है, तो ये बरहानपुर ही है 2018, कानपुर टू कालापानी 2019। ठीक है, उड़ान 2021, मृणालिनी 2021, एक टुकड़ा जिंदगी 2021, क्रांति नायक अजीमुल्ला खां 2023, मकान नंबर 199 2024, पांसा 2024। ठीक है, तो ये कुछ उपन्यास थे रूप सिंह चंदेल के। इनमें अगर हम इन उपन्यासों में बात करें तो रमला बहू और पाथर टीला ये विशेष रूप से चर्चित उपन्यास हैं इनके। प्रश्न देख लेते हैं, रूप सिंह चंदेल के उपन्यास रमला बहू का कथानक किस जनपद के गुधौली गांव पर आधारित है? ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद। सही उत्तर क्या होगा? कानपुर जनपद है और गुधौली गांव है। ठीक है, और इस गुधौली गांव
का चित्रण हुआ है किसमें? रमला बहू उपन्यास में। अगला प्रश्न है, उपन्यास रमला बहू में छिद्दा सिंह की विधवा बहन का क्या नाम है जो घर और खेती संभालती है? ऑप्शन है शांता, कमली, मृणालिनी, कल्याणी। सही उत्तर होगा शांता। अगला प्रश्न है, रमला बहू उपन्यास के अंत में रमला किसके साथ विवाह करके प्रगतिशील कदम उठाती है? ऑप्शन है बिरसा, जंगली सिंह, मदन, गजेंद्र सिंह। सही उत्तर क्या होगा? मदन के साथ वह विवाह करके प्रगतिशील कदम उठाती है। अगला प्रश्न है, लेखक ने रमला बहू उपन्यास की किस घटना को अविश्वसनीय और प्रायोजित माना है? ऑप्शन है बिरसा की हत्या, शांता का पागल होना, रमला का मदन से अंतर्जातीय विवाह करना या जंगली सिंह का लालच। सही उत्तर क्या होगा? रमला का मदन से अंतर्जातीय विवाह अविश्वसनीय और प्रायोजित लगता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। रमला बहू की कथा कानपुर जनपद के गुधौली गांव को केंद्र में रखकर लिखा गई है। गांव में छिद्दा सिंह पूजा पाठ करने वाले एक सीधे साधे व्यक्ति हैं। उनके पट्टीदार जंगली सिंह उनके विपरीत स्वभाव वाले दुनियादार आदमी हैं। वे अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। छिद्दा सिंह संतानहीन है। रमला उनकी दूसरी पत्नी है। वस्तुतः छिद्दा सिंह संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। छिद्दा सिंह की विधवा बहन शांता उनके साथ रहती है, वहीं उनकी सारी गृहस्थी संभालती है। बिरसा नामक एक नौकर को साथ लेकर शांता ही खेतीबाड़ी का सारा काम देखती हैं। वह चाहती है कि छिद्दा सिंह का वंश चलता रहे। वह बिरसा को रमला से और वह संबंध स्थापित करने के लिए उकसाती हैं। रमला साफ इनकार कर देती है। जंगली सिंह की निगाह छिद्दा सिंह की जायदाद पर लगी है। वह बिरसा की हत्या करा देते हैं। शांता पागल होकर मर जाती है। रमला गांव के ही एक शिक्षित और प्रगतिशील विचारों वाले युवक मदन के संपर्क में आती है। उससे मिलकर आगे शिक्षा प्राप्त करने लगती है और अंततः उसी से ब्याह कर लेती है। छिद्दा सिंह विरोध नहीं करते। मदन के पिता गजाधर पंडित भी स्वीकृति दे देते हैं। उपन्यास में गांव में व्याप्त अशिक्षा, अंधविश्वास, शोषण, उत्पीड़न का यथार्थ चित्र खींचा गया है। उपन्यासकार के अनुसार आज़ादी के दशकों बाद भी ना कोई खास विकास हुआ है, ना जागृति आई है। शोषण के नए तरीके अवश्य विकसित हो गए हैं। ऐसी स्थिति में रमला जैसी विवाहिता स्त्री का मदन से अंतर्जातीय विवाह की कथा अविश्वसनीय और प्रायोजित लगती है। ध्यान देने की बात है कि गुधौली गांव रेल से जुड़ा है और वहां थाना और डाकखाना भी है, किंतु वहां किसी प्रकार की राजनीतिक हलचल सुनाई नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, रूप सिंह चंदेल का कौन सा उपन्यास सरकारी विभाग की कार्यप्रणाली और अफसरशाही यानी बादशाहत बनाम गुलामी पर आधारित है? ऑप्शन है पाथर टीला, ऑप्शन बी है गुलाम बादशाह, ऑप्शन सी है गलियारे, ऑप्शन डी है शहर गवाह है। सही उत्तर होगा गुलाम बादशाह। अगला प्रश्न है, गुलाम बादशाह उपन्यास में रासुल किस सत्ता का प्रतीक है? ऑप्शन है एक गांव का नाम है, ऑप्शन बी है एक निजी कंपनी का नाम है, ऑप्शन सी है एक सरकारी विभाग है, ऑप्शन डी एक राजनीतिक दल है। रासुल सरकारी विभाग का नाम है। ठीक है, गुलाम बादशाह उपन्यास में संबंधित तथ्य देख लेते हैं। गुलाम बादशाह 2009 इसका प्रकाशन वर्ष है। पूरे उपन्यास का ताना बाना सरकार के एक विभाग को केंद्र में रखकर बुला गया है। रासुल नाम का यह विभाग केंद्र सरकार या राज्य सरकार का कोई भी विभाग हो सकता है, जहां ब्यूरो केंद्र को बादशाह और उसके मातहत काम करने वाले लोगों को गुलाम के रूप में चित्रित किया गया है। उच्च पदों पर आसीन अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अपनी बादशाहत के सम्मुख कुछ नहीं समझते और उनसे काम लेने का उनका तरीका ठीक वैसा ही होता है जैसे किसी गुलाम के लिए अपनाया जाता है। अनुभाग अधिकारी, पीए बाबू, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अर्थात चपरासी दफ्तरी को गुलाम के रूप में दर्शाया गया है, जो अपने उच्च अधिकारी के हर गलत सही हुक्म का पालन करने के लिए विवश होते हैं। आम जनता में सरकारी बाबुओं को लेकर जो धारणा व्याप्त है, यह उपन्यास एक मायने में उसे तोड़ता है। अगला प्रश्न है, पाथर टीला उपन्यास में पुराने जमींदार वर्ग के नए प्रतिनिधि के रूप में किसे चित्रित किया गया है? ऑप्शन है बाबू बलजीत सिंह को, ऑप्शन बी है अजय, ऑप्शन सी गजाधर पंडित, ऑप्शन डी है बाबू गजेंद्र सिंह। सही उत्तर क्या होगा? बाबू गजेंद्र सिंह। पाथर टीला उपन्यास में पुराने जमींदार वर्ग के नए प्रतिनिधि के रूप में किसे चित्रित किया गया है? बाबू गजेंद्र सिंह को। अगला प्रश्न है, पाथर टीला उपन्यास में गजेंद्र सिंह के विरुद्ध पीड़ितों और दलितों को कौन संगठित करता है? ऑप्शन है बिरसा और शांता, ऑप्शन बी है बाबू बलजीत सिंह और अजय, ऑप्शन सी है मदन और गजाधर, ऑप्शन डी है छिद्दा सिंह और जंगली सिंह। सही उत्तर होगा बाबू बलजीत सिंह और अजय।
संबंधित तथ्य देख लेते हैं। पाथरटीला की कहानी आज़ादी के बाद गाँवों में उभरने वाले अंतर्विरोधों और शोषण दमन के नवनिर्मित स्रोतों की कहानी है। यह कहानी पाथरटीला गांव को केंद्र में रखकर लिखी गई है। गांव के नव धनाढ्य बाबू गजेंद्र सिंह पुराने जमींदार वर्ग के नव प्रतिनिधि हैं। यह वर्ग आज भी गांव का शक्तिशाली वर्ग है। धन संग्रह और प्रभाव वृद्धि के लिए यह वर्ग अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाता है। जातिगत भेदभाव और धार्मिक सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देना, पंचायती चुनावों में गुंडागर्दी, जोड़ तोड़ और जातीय समीकरण के आधार पर विजय प्राप्त करके सरकारी धन का दुरुपयोग करना, पुलिस और राजनेताओं से साठगांठ करके जुआ खिलाना, चोरी छिपे मादक द्रव्यों का रोजगार करना, डाके डलवाना, कानूनी दांवपेच के सहारे दूसरों की जमीन हड़पना तथा अपने स्वार्थ के लिए जघन्य से जघन्य अपराध करना इस वर्ग के लिए आम बात है। इनके शक्तिशाली पंजों में आज भी गांव के गरीबों, दलितों और पिछड़ों की गर्दन दबी है। उपन्यासकार ने पाथरटीला गांव में गजेंद्र सिंह के विरुद्ध प्रगतिशील शक्तियों का उभार भी दिखाया है। बाबू बलजीत सिंह और अजय गजेंद्र सिंह के विरुद्ध गांव के पीड़ितों और दलितों को संगठित करते हैं। गजेंद्र सिंह का पतन शुरू होता है, वे पागल होकर मर जाते हैं। गजेंद्र सिंह की मौत आज़ादी के बाद गाँव में उभरे नए शक्तिशाली वर्ग की समाप्ति का सूचक है। अजय का गजेंद्र की भतीजी कमली को आश्वस्त करना और सहारा देना नई प्रगतिशील शक्तियों के उदय का संकेत है। कहानी की यह परिणति लेखक की विचारधारा के अनुकूल प्रायोजित लगती है। गांव में गरीबों और दलितों में असंतोष अवश्य उभरा है, किंतु वर्गीय आधार पर वे संगठित नहीं हुए हैं, इसलिए उनका प्रतिरोध कारगर नहीं हो पा रहा है। कुछ भी हो, श्री चंदेला का स्वर आशावादी और उपन्यास पठनीय है। हाँ ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था पाथरटीला में गजेंद्र सिंह के विरुद्ध पीड़ितों और दलितों कौन संगठित करता है? बाबू बलजीत सिंह और अजय सिंह। एक प्रश्न है, जमींदार वर्ग के नए प्रतिनिधि के रूप में किनको दिखाया गया है? बाबू गजेंद्र सिंह को। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूप सिंह चंदेल के किस उपन्यास का स्वर आशावादी और उसमें जिसमें आज़ादी के बाद के ग्रामीण यथार्थ को दिखाया गया है? तो अभी हमने देखा वो है रुकेगा नहीं सवेरा उपन्यास में। ठीक है, संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इसके पूर्व श्री चंदेला का एक उपन्यास रुकेगा नहीं सवेरा प्रकाशित हुआ था। उसमें भी आज़ादी के बाद के गांव के जीवन यथार्थ को चित्रित किया गया था, किंतु उसका स्वर आशावादी था। लगता है लेखक ने उस आशावाद को कुछ और सकारात्मक बनाने के लिए यहाँ अंतर्जातीय विवाह की कल्पना की है। इस कमजोरी के बावजूद उपन्यास पठनीय है और हमें गाँव की वर्तमान स्थिति से परिचित कराता है। अगले रचनाकार हैं राजकुमार राकेश। इनसे हम प्रश्नों को देखना प्रारंभ करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं।